हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अंतः केंद्रित घनीय तंत्र की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में घटक कण जो होते हैं वो घन के कोने पर उपस्थित होते हैं और उसके साथ साथ घन के केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक घन ले लिया है, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। नेमिंग हमने लाइन से की है एकदम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन आठों कोनों पर घटक कण उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ घन के केंद्र में यानी घन के बिल्कुल बीचों बीच एक घटक कण उपस्थित होगा। लेकिन यहाँ पे हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए केवल 3 घटक कणों को ही दिखाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम ए और एफ कोनों को मिला देते हैं। तो हम ए और एफ कोनों को मिला रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक कोना जो ए है इस पे हम एक घटक कण बनाते हैं और एक कोने एफ पर हमें एक घटक कण बनाते हैं। सभी कोनों पे घटक कण हैं, लेकिन इन 2 स्थानों पे ही हमने घटक कण बनाया हुआ है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि घन के केंद्र में भी एक घटक कण है। तो यहाँ पे हम घन के बिल्कुल केंद्र में एक घटक कण बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो बीच में यानी जो घन के केंद्र में घटक कण है वो ए और एफ कोने पे जो घटक कण होंगे इन दोनों को टच कर रहा होगा। इससे पहले की वीडियो में भी जब हमने सरल घनीय तंत्र और फलक केंद्रित घनीय तंत्र की संकुलन क्षमता ज्ञात की थी, तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने से पहले हमें ए और आर में, ए मतलब कि घन की भुजा और आर यानी जो ये घटक कण हैं उनकी त्रिज्या, इनके बीच हमें संबंध ज्ञात करना था। तो पहले यहाँ पे भी हम इन दोनों में संबंध ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो ए और आर में संबंध ज्ञात करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो एडी भुजा है, भुजा एडी ये नीचे वाले फलक पे लंब है। तो अगर हम देख रहे हैं कि एडी जो है ये लंब है नीचे वाले फलक पे, तो नीचे वाले फलक में अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे या कोई भी, अगर हम जैसे इसका विकर्ण ले रहे हैं एफ डी, तो इस विकर्ण पे भी जो होगी ये एडी लंब ही होगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एडी जो होगी वो एफ डी पर भी लंब होगी। तो इस तरीके से हमें एक त्रिभुज मिल रहा है। अगर एडी एफ डी पे लंब है यानी इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ए एफ डी, तो त्रिभुज ए एफ डी को हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम देखते हैं। तो पहली भुजा हम देखते हैं एडी। एडी जो है ये इस त्रिभुज की एक भुजा है। अब हम देख रहे हैं कि एडी जो है जो कि घन की भी भुजा है और घन की भुजा हमने ए मानी है, तो इसलिए एडी की जो लंबाई होगी वो ए हो जाएगी। अब इसकी अगली भुजा हम देखते हैं ए एफ। ठीक है, हम त्रिभुज ले रहे हैं ए एफ डी, तो ए एफ डी में एक भुजा ए डी हो जाएगी, एक भुजा ए एफ हो जाएगी और एक एफ डी हो जाएगी। तो हम ए एफ की वैल्यू हम निकालते हैं। तो ए एफ के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो घटक कण है, इस घटक कण की त्रिज्या हमने आर मानी थी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये त्रिज्या ही है, तो इसका मान जो है ये आर हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि इस घटक कण का पूरा व्यास आ रहा है, तो आर और आर यानी ये जो लंबाई है 2r हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं इसका मान भी r हो जाएगा। तो इस तरीके से r + 2r + r यानी हम AF को लिख सकते हैं r + 2r + r, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4r। अब अगर हम लास्ट वाली भुजा देखते हैं FD, तो हम देख रहे हैं कि FD जो है उसकी वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है। तो अगर हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर ले, यानी AD और AF तो हमें ज्ञात है, अगर FD को हम ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके A और R में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे FD का मान ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं कि ED और EF चूँकि दोनों ही घन की भुजाएँ हैं और घन की भुजाएँ परस्पर लंब होती हैं, इसलिए इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके यहाँ पे हम FD का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर जब हमें FD का मान ज्ञात हो जाएगा तो दोबारा पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके हम A और R में संबंध ज्ञात करेंगे। अब यहाँ त्रिभुज DEF में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज DEF में कर्ण जो है वो समकोण के सामने की भुजा होती है, यानी FD जो है वो कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण को हम FD का स्क्वायर, लंब के लिए हम EF मान लेंगे और आधार को ED। तो इस तरीके से हम EF का स्क्वायर और ED का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि EF जो है ये घन की भुजा है, तो इसकी लंबाई जो है A हो जाएगी, और ED भी घन की भुजा है तो इसकी लंबाई भी A हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि FD का जो स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा 2A के स्क्वायर के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें केवल A का स्क्वायर है। अगर हम पूरे का स्क्वायर करना चाहें तो √2A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से अगर स्क्वायर काट दिया जाए तो FD की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी √2A। तो यहाँ पे हमने FD की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब हम त्रिभुज AFD में लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे और A और R में संबंध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज AFD में भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम अगर देखें कि AFD में कर्ण क्या होगा, तो कर्ण जो है वो समकोण के सामने की भुजा होती है, यानी AF जो है ये कर्ण हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि AF का होल स्क्वायर, लंब हम देखें तो लंब है ये हो जाएगी AD, तो ये AD का स्क्वायर, और अगर हम आधार देखें तो आधार हो जाएगा FD, तो इस तरीके से प्लस FD का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि AF की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 4R, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं 4R का होल स्क्वायर। AD की वैल्यू हम ज्ञात किए थे A, तो ये A का स्क्वायर, और FD की वैल्यू अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, तो FD के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2A स्क्वायर। ये √2A इसका स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर बराबर 3A का स्क्वायर, यानी 4R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम पूरे का स्क्वायर करना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं √3A का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर जो है, यहाँ पे स्क्वायर है भी, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, और हम देख सकते हैं कि 4R बराबर हो जाएगा करनी में 3A। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। A = हो जाएगा 4, गुणे से यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/√3R, यानी A की वैल्यू, यानी A और R में जो संबंध था वो हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। अब आगे हमें संकुलन क्षमता के फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए एक घटक कण का आयतन और इकाई सेल का आयतन ज्ञात करना होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो घटक कण है वो गोलीय आकृति का है, और गोले का अगर हम आयतन देखें तो उसकी त्रिज्या r होने पे उसका आयतन 4/3πr³ होता है। और अगर हम इकाई सेल का आयतन देखें तो चूँकि इकाई सेल जो है ये घन की आकृति का है, और घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं A का क्यूब। तो अभी हमने A की वैल्यू ज्ञात की थी, A बराबर था 4/3R। तो हम वैल्यू रख देंगे A की, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, और करनी में 3 का क्यूब करेंगे तो 3 करनी में 3 आ जाएगा, और इंटू R³ हो जाएगा। तो हमने एक घटक कण का आयतन और इकाई सेल का आयतन ज्ञात कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो अंतः केंद्रित घनीय तंत्र का इकाई सेल है उसमें प्रति इकाई सेल में घटक कणों की संख्या कितनी है। तो चूँकि हम जान रहे हैं कि इसमें घटक कण 2 स्थान पे हैं, एक तो घटक कण उसके कोने पे है, घन के कोने पे, और दूसरा हम देख रहे हैं कि घन के केंद्र में उसके बिल्कुल बीचों बीच एक घटक कण है। तो हम जानते हैं कि घटक कण जो कोने में होते हैं उनका योगदान घन में 1/8 होता है, और चूँकि 8 कोने हैं तो 8 कोने पे 8 घटक कण हो जाएंगे, तो 1/8 का हम 8 में गुणा कर देंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो घन के केंद्र में घटक कण होता है उसका योगदान 1 होता है, और घन के केंद्र में केवल एक ही घटक कण है, तो 1 से इसका गुणा कर देंगे। यहाँ कट के ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी गुणा होकर 1 आ जाएगा, यानी 1 - 1 = 2 आ जाएगा।
आगे हम संकुलन क्षमता के फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रति इकाई सेल में उपस्थित घटक कणों का आयतन बटे में इकाई सेल का आयतन गुणे 100। ये मान जो है प्रतिशत में आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि घटक कण का जो आयतन है, एक घटक कण का आयतन हम निकाले हैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो उस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। तो ये एक घटक कण का आयतन है। अभी हमने यहाँ पे निकाला है कि इकाई सेल में घटक कणों की संख्या 2 है। तो अगर एक का आयतन ये है तो 2 के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे हम लिखेंगे कि इकाई सेल का आयतन क्या है। तो इकाई सेल का आयतन हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। ये है 64/3 करनी में 3 आर क्यूब और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणे 100 और ये मान आएगा हमारा प्रतिशत में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और इस 8 को हम 64 से कटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 3 से 3 कट जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं करनी में 3 ऊपर आ जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब भी कट जाएगा। तो करनी में 3 बटे में हो जाएगा 8 और पाई ऊपर गुणे 100। अब यहाँ पे अगर हम पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 68%। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय तंत्र की संकुलन क्षमता जो है वो 68% होती है। तो अब यहाँ पे हम जितने भी प्रकार के घनीय तंत्रों की संकुलन क्षमता ज्ञात किए हैं उनके लिए एक टेबल बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था सरल घनीय तंत्र, इसकी संकुलन क्षमता का मान आया था 52.4% और यहाँ पे हमने ए और आर में यानी घन की भुजा और घटक कण की त्रिज्या में जो संबंध ज्ञात किया था वो था A=2r। फिर सेकंड हमने ज्ञात किया था फलक केंद्रित घनीय तंत्र। तो इसकी संकुलन क्षमता हमने ज्ञात की थी 74%। यहाँ पे हमने ए और आर में संबंध ज्ञात किया था तो वो था A=2√2r। और तीसरा हमने अभी ज्ञात किया है अंतः केंद्रित घनीय तंत्र की संकुलन क्षमता, तो जिसका मान आया है 68%। और यहाँ पे हमने ए और आर में जो संबंध ज्ञात किया वो है A=4/3r। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फलक केंद्रित घनीय तंत्र है उसकी संकुलन क्षमता सबसे अधिक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके जालक में घटक कणों द्वारा घिरा हुआ स्थान बहुत अधिक होगा और रिक्त स्थान जो है सबसे कम होगा, जबकि सरल घनीय तंत्र में रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा।